साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। हिंदुओं के पलायन के सवाल पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, चुनाव से पहले हो रही है साजिश, मथुरा में नहीं हो पाए कामयाब, अब ढूंढ रहे हैं कैराना, माहौल खराब करने की हो रही है कोशिश। हिंदुओं के पलायन की खबर को लेकर मीडिया पर भी भड़के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कहा, मत कीजिए जनता को गुमराह, कैराना को कश्मीर बताने वालों का हो मुंह काला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सपा सरकार पर बड़ा हमला। कहा, कैराना मामले में फेल हुई सपा सरकार, प्रदेश में गुंडों का राज। मायावती ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कैराना विवाद में बीजेपी सांसद हुकुम सिंह का यू टर्न। कहा, पलायन कर रहे लोगों का किसी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं, सपा देना चाहती है मामले को सांप्रदायिक रंग। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायकों पर गाज गिरी। पार्टी ने 6 विधायकों को सस्पेंड किया। जीएसटी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को मिला करीब सभी राज्यों का साथ, सिर्फ तमिलनाडु ने जताई कुछ आपत्ति। मॉनसून सत्र में पास हो सकता है बिल। और आगरा में एक बड़े कारोबारी की गाड़ी से हाईवे पर बदमाशों ने 45 लाख रुपए लूटे। बैंक से रुपए निकालकर फिरोजाबाद जा रहे थे चूड़ी के कारोबारी अमित अग्रवाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। सियासत का खेल बड़ा ही दिलचस्प और अनूठा होता है। इस खेल में खेलने वाले जब चाहे अपने पक्ष में खेल के नियम बदल सकते हैं। फिलहाल यह खेल उत्तर प्रदेश के कैराना में खेला जा रहा है। सियासत के इस खेल की शुरुआत कैराना से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने की है। हुकुम सिंह का दावा है कि कैराना में रहने वाले 300 से ज्यादा हिंदू परिवार मुस्लिमों के खौफ की वजह से पलायन कर चुके हैं। हुकुम सिंह ने 346 लोगों की एक लिस्ट भी जारी की थी। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। सवाल है कि क्या अब कैराना को सियासत का नया ठिकाना बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के इस खेल में आज फिर से ट्विस्ट आ गया। अब हुकुम सिंह का कहना है कि पलायन को धर्म या फिर संप्रदाय से जोड़ना ठीक नहीं है। यह मामला पूरी तरह से अपराध और गुंडागर्दी का है। इसके चलते कई मुसलमान परिवार भी कैराना से पलायन कर गए हैं। उन्होंने कुछ परिवारों के नाम सहित उनका उल्लेख भी किया, जिक्र भी किया। अब सवाल है कि अचानक अपने बयान से सांसद हुकुम सिंह पलट क्यों रहे हैं? क्या बीजेपी अपने हिंदूवादी एजेंडे से हट गई है, शिफ्ट हो रही है? हालांकि बीजेपी के इस खेल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एंट्री ले ली है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो हिंदुओं के पलायन के सवाल पर इस कदर भड़के कि उन्होंने मीडिया को भी भला बुरा कह डाला। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ कहा कि मूर्तियों को दूध पिलाने वाले लोग मथुरा में कामयाब नहीं हुए तो अब वो कैराना में साजिश कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया को भी लपेटा, कहा कि कैराना को कश्मीर बताने वालों का मुंह काला हो। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कैराना मामले को लेकर अखिलेश की सरकार को नाकामयाब और फेल करार दे दिया और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। अब सवाल है कि हिंदुओं के पलायन का मुद्दा
कानून व्यवस्था से जुड़ा है तो इसे प्रशासनिक स्तर पर क्यों नहीं निपटा जा रहा है या अब तक क्यों नहीं निपटा गया। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह खुद कैराना के सांसद हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था के मसले को लेकर पुलिस प्रशासन में शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई और अगर कराई तो उसका हुआ क्या। सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले हुकुम सिंह को कैराना की याद क्यों आई है। एक बात और समझ में नहीं आती कि जनप्रतिनिधि यानी विधायक या सांसद जनहित की समस्याओं को इस तरह से क्यों नहीं उठाते। आज का प्राइम एजेंडा इसी मुद्दे पर। आज की इस डिबेट में कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। इससे पहले कैराना मामले में सियासत के खेल को जरा समझिए और इस पर राजनीतिक बयानबाजी या चुनाव करीब आते आते ये पूरा मामला रुख क्या ले रहा है, दिन भर बयान कैसे आते रहे, ये सुन लीजिए, फिर चर्चा करेंगे। माहौल खराब किया और कैराना को लेकर के भी माहौल खराब करना चाहते हैं। दादरी को लेकर के खराब किया माहौल। ये वही लोग हैं जो बदायूं में कुछ नहीं हुआ, उसके बावजूद भी बदायूं की घटना को कितना उस परिवार को अपमानित किया और सरकार को भी अपमानित करने की कोशिश की थी। इसलिए लगातार इनका प्रयास होगा, क्योंकि ये विकास की दौड़ में पीछे हो गए और अच्छे दिन लाने वाले लोग अच्छे दिन भूल गए। इसलिए ये इनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। ये विकास का रास्ता भूलने वाले लोग, ये वो लोग जिन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में समाज को बांटने की कोशिश की हो, वो लोग आज उत्तर प्रदेश में आकर के माहौल खराब करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो तमाम तरह की साजिश षड्यंत्र करते हैं और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुद्दे उठा रहे हैं। सरकार के मैं तो ये कह रहा हूँ, एक्शन जो होगा सरकार का वो होगा, कानून में जो होता है हम जांच कराएंगे। मैं तो समझता हूँ जो कानून बनता होगा उसके तहत इन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन जांच पहले आ जाए, रिपोर्ट पहले आ जाए, आखिरकार वहाँ था क्या, सच्चाई क्या है। ये कुछ राजनीतिक दलों को विकास के अलावा मुद्दा चाहिए, कुछ चैनलों को कुछ खबरों के बाद कुछ खबर चाहिए। अरे जनता को गुमराह मत करिए। हमारी आपसे भी सलाह है, कुछ लोगों से केवल चैनल चलाने के लिए खबर चलाना चाहते हो आप कहते हो कश्मीर बन गया, तुम्हारा मुंह काला हो अगर तुम इस तरह की बात कर रहे हो तो। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की कोई यहाँ समस्या है ही नहीं, सांप्रदायिक समस्या यहाँ है नहीं। यहाँ अपराधियों ने आतंक मचाया हुआ है, कानून व्यवस्था यहाँ पर है नहीं, पुलिस प्रशासन का कोई भय है नहीं, पुलिस प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय हो गया। प्रदेश सरकार के कुछ नेताओं का संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है, इसी कारण से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और जो अधिकारी आकर के ईमानदारी के साथ में उनको नियंत्रित करने का प्रयास करता है उसको 1 महीने से ज्यादा टिकने नहीं दिया जाता है। यहाँ करके यहाँ केवल वही अधिकारी रहेगा जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की बातों को सुने, कितनी नाजायज बात वो हो, कितने बड़े अपराधी हों, उनको अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न करे। स्थिति ये है जो मैंने रखी है। उन नामों को लेकर के एक सिचुएशन को बदलने का प्रयास चल रहा है कि इसको हम कैसे सांप्रदायिक बनाए। ये सांप्रदायिक मामला है ही नहीं। कुछ अपराधियों ने व्यापारियों को, व्यवसायियों को धमकाना शुरू किया, रंगदारी मांगनी शुरू की उनसे। कुछ हद तक सफल हुए रंगदारी प्राप्त करने में, लेकिन जब उनकी रकम बढ़ गई, धनराशि बढ़ती गई, वसूली की, उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की और जिसने असमर्थता व्यक्त की उन्होंने आकर के खुलेआम ब्रॉड डे लाइट में उनके अधिष्ठानों पे जाकर के, प्रतिष्ठानों पे जाकर के गोलियों से उनको भूनना शुरू किया। उनको कहा कि आप लोगों ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, उसका जवाब ये है कि वैसे तो सपा की सरकार खासकर अपराध व अराजकता के लिए ही जानी जाती है, परंतु इस बार सपा सरकार के पूर्ण बहुमत में आ जाने की वजह से शुरू से यहां समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पल रहे गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, अराजक, आपराधिक व सांप्रदायिक तत्वों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़कर अब आसमान तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कल जो कुछ भी कहा है वह केवल अपनी पार्टी बीजेपी व सपा के अंदरूनी संबंधों पर पर्दा डालने के लिए ही एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत ही कहा है।
तो देखा आपने कैराना के बहाने किस तरीके से सियासत गर्मा रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या कैराना उत्तर प्रदेश में अब नई सियासत का ठिकाना बन गया है। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, हम परिचय करा दें। स्टूडियो में बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ हैं। शंभू जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुदेश वर्मा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ सुबोध श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता नेता यूपी कांग्रेस। हमारे साथ प्रदीप सिंह बब्बू साहब हैं, नेता समाजवादी पार्टी। और हमारे साथ सुदिंद्र भदौरिया साहब जुड़े हुए हैं, नेता प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले हम आना चाहते हैं प्रदीप सिंह बब्बू जी आपके पास। सवाल यह है कि अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने काफी मुखर होकर आलोचना की, विरोधियों को निशाने पर लिया, लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि कानून व्यवस्था जो आपकी सरकार का विषय है, आप हर जगह जाकर उस मुद्दे पर फंस जाते हैं। बात सिर्फ जांच तक अटक जाती है, कोई कड़ा सबक आप अपराधियों को सिखा नहीं रहे, इसलिए ये सारी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। धन्यवाद। देखिए, बात कानून व्यवस्था की है तो उसको कानून व्यवस्था तक ही सीमित रखा जाए, लेकिन यहाँ मामले को सांप्रदायिक मोड़ दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा। जो सूची आई पहली बार, उस सूची में हिंदू परिवारों का जिक्र हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे तमाम ऐसे परिवार हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए, जो अपने रोजगार के लिए कैराना छोड़ के कहीं गए हैं। हम लोगों के तमाम लोग ऐसे हैं जो हम लोगों के जानने वाले हैं। कैराना छोड़ दीजिए, आपके अगल बगल तमाम ऐसे लोग होंगे जो रोजी रोटी के लिए तमाम जगह हम जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति है, सरकार निपटेगी उससे, लेकिन अगर कहां निपट रही है सर? सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। बब्बू जी, निपट कहां रही है तो बता दीजिए, कहां निपट रही है? और अगर निपट रही है ढंग से तो फिर इतनी सियासत क्यों हो रही है? इतना मौका क्यों दे रहे हैं आप दूसरे राजनीतिक दलों को? इस तरह के लोग हैं, जो भी अपराधी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनके जेलों में डाल रही है। कैराना के मामले में कितने लोगों को जेल में डाल दिया आपने? राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह उछाला जा रहा है कि कैराना को कश्मीर बनाया जा रहा है। ये मामूली बात नहीं है सर। मौका तो आप ही दे रहे हैं, हम तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं। कश्मीर में जहाँ भारतीय ये मौका तो आप ही दे रहे हैं ना सर? वहां उनसे पूछना चाहिए, वहां उनसे पूछना चाहिए कि कश्मीर में जो पंडित पलायन किए हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया है। कश्मीर के मुद्दे को भुला के अब कैराना से जोड़ा जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, ये बताइए कि मथुरा में जो हुआ उसमें कितनी कार्रवाई हुई? मथुरा में कार्रवाई हुई, कार्रवाई थोड़ा सा देर हुई, चूक हुई उसमें। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो आपको नहीं लगता कि ऐसी चूकें हर जगह हो रही हैं और आपकी ये चूकें विरोधियों को मौका दे रही हैं? जितनी बड़ी नहीं, वहां बात चूक किस बात की थी? जहां पे महिलाएं हैं, जहां पे बच्चे हैं, उनको भी बचाना था। सिर्फ उनको बचाने के लिए कहीं न कहीं कार्रवाई में देरी हुई। बाकी ऐसा नहीं है कि उसको किसी अपराधी को बचाने का प्रयास किया गया। ठीक है, हम जरा बीजेपी के नेता प्रवक्ता से जुड़े। इससे पहले सुदिंद्र भदौरिया साहब को इस चर्चा में ले आते हैं। सुदिंद्र भदौरिया साहब, दरअसल ये है क्या? ये हर जगह कानून व्यवस्था पर घिर जाते हैं और बीजेपी हर जगह सियासत ढूंढ लेती है, क्योंकि बीजेपी को वो स्थिति चाहिए जिससे कि उसे सियासत के नए ठिकाने मिल सकें। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अमित शाह ने स्वयं कहा, जो हुकुम सिंह कह रहे थे और बाद में कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, पलटते हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अखबार भी कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी की लिस्ट है इसमें मृतकों को भी नाम शामिल हैं, दूसरे जो लोग रोजगार के लिए गए हैं वो भी नाम शामिल हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हुकुम सिंह अपनी राय से अलटते पलटते रहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये आप जानते हैं 2013 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव 2014 में होना था तो इसी तरह से इन्होंने 84 परिक्रमा करने का एक इरादा घोषित किया। मुलायम सिंह जी से ये लोग लखनऊ में मिले और विश्व हिंदू परिषद के सिंघल से लेके तोगड़िया और मुलायम सिंह में गुपचुप बैठकें हुई। 1.5-2 महीने बाद आपने देखा कि मुजफ्फरनगर कांड हुआ जिससे 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए और उसका नतीजा भी हम लोगों ने देखा है। कितना लहू बहा, उस लहू का क्या परिणाम निकला ये भी हमने देखा है।
पर ये कहते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, हम किसी के बीच में भेद नहीं करते हैं। पर हमने ये भी देखा जब ये अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए, वादा खिलाफी पर उतर आए। इन्होंने कहा हम 15 लाख रुपया हर नागरिक को देंगे, इन्होंने कहा कि हम किसानों को उनकी पैदावार का उचित दाम देंगे, इन्होंने कहा कि हम करोड़ों नौजवानों को रोजगार देंगे। पर जब ये हर मोर्चे पे विफल होते रहे तो इन्होंने कहा कि ये सब जुमला था। अमित शाह जी स्वयं कैमरे पर हैं कहते हुए कि ये सब जुमला था। अब फंस गए हैं। तो अब अमित शाह को भी एक ही चीज दिखाई दे रही है, वो क्या कि अब कैराना में ये कुछ तलाश रहे हैं। आशा की किरण इनकी ये है कि फिर लहू बहे, उसी तरह से जैसे मुजफ्फरनगर में बहा। हालांकि दादरी में इन्होंने कोशिश की थी, उसके बावजूद बिहार में इनको मुंह की खानी पड़ी। और मैं इस बात को कह दूं, बहन मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन दोनों पार्टियों को बेनकाब कर दिया है। ये दोनों ही लोग, वो समाजवादी पार्टी जो गुंडा राज की पार्टी है, जो मथुरा के अंदर जिन्होंने एसपी की हत्या कर दी, जिन्होंने पुलिस के एसओ की हत्या कर दी, 30 से ज्यादा लोग मर गए वहां पर, ये लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं। गृह मंत्री जो है वो अपनी जांच खुद कर रहा है। मतलब ये कितना हास्यास्पद है कि वो खुद अपनी जांच कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी हम पर कहते हैं हम मिले हुए हैं। ये मिले हुए स्वयं हैं। अगर इनको वहां पर आसाम से एकदम रात को लौटकर इन्होंने उत्तरांचल की तो सरकार के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया, यहां पर आज तक उनका मुखर खुला ही नहीं है। मथुरा से लेके कैराना तक की घटना घट गई पर प्रधानमंत्री जी मौन धारण रखे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने मौन इस मामले में तो धारण रखा है, पर आपने देखा होगा कुछ महीने पहले इन्होंने सहारनपुर में मुलायम सिंह जी की तारीफ की, बनारस में अखिलेश यादव की तारीफ की, मुलायम सिंह जी संसद में मोदी जी की तारीफ करते हैं, मोदी जी इनकी तारीफ करते हैं। भदौरिया साहब ठीक है, हम जरा जाना चाहते हैं अब सुबोध श्रीवास्तव के पास और उसके बाद हम जरा आपकी बात पर बीजेपी के प्रवक्ता से भी जवाब लेना चाहते हैं। सुदेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि साहब बीजेपी कैराना में क्या ढूंढ रही है। उससे पहले मैं छोटा सा ब्रेक ले लें सर, ब्रेक के उस पार हम जरा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कैराना में कितनी हकीकत है और कितना सियासत का फसाना है। तुरंत हाजिर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। गांव में रहने वालों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना शुरू की। इसमें गांव में पक्की सड़कें और नाली बनाने का काम हुआ। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। क्या आपको मालूम है, शादी के बाद कई बार कुछ सेक्स समस्याएं आ जाती हैं जो लाइलाज नहीं होती, और ना सहे हमसे कहें। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। जब है समाधान फिर क्यों है परेशान, आओ अशोक क्लिनिक होके विवाहित जीवनों के। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। पहाड़ों की बुलंदी पे जा पहुंचा है उत्तराखंड, है जिम्मेदार हाथों में अब अपना परचम। लहलहाते खेत यहाँ अब हर घर है रोशन, घर घर में खुशियों का बसेरा, ऐसा हर मंजर बढ़ रहा है उत्तराखंड जन जन के संग। हो पूरी दुनिया में रोशन है अब तो नाम हमारा, हर गली हर गांव में दिखता उन
का नजारा, बेटी करे हर घर को रोशन, यही है नारा हमारा। खुशहाली हो चाहो और यही है धर्म हमारा। बढ़ रहा है उत्तराखंड जन जन के संग। I hate that 9 to 5 rat race यार। मैं एक mighty force के लिए काम करना चाहता हूँ। I want to fly faster than the speed of sound। मैं लाइफ का हर पल एंजॉय करना चाहता हूँ, हर डायरेक्शन में, हर फ्रंट पे देश का नाम रोशन करूँ। और मैं कुछ भी करूँगा for a job that offers me all this। This is Indian Air Force. Are you up for it? रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हर वर्ग को मिले मौके भरपूर, सभी वादे हुए पूरे, विकास से नहीं रहा कोई दूर। तरक्की की राह पर बढ़ रहा है उत्तराखंड, 4 वर्ष की यात्रा अखंड, आगे बढ़ता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड अपने विकास की कहानी अपने ढंग से लिख रहा है। समावेशी विकास के पीछे सरकार की दूरदर्शी व संवेदनशील सोच है, जो इस पर्वतीय राज्य की आर्थिकी में बुनियादी व गुणात्मक बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर मिल रहे हैं। आगे बढ़ता उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैराना सियासत का नया फसाना बन रहा है और क्या ये फसाना आने वाले 2017 के चुनाव तक जारी रहेगा? सुदेश वर्मा साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदेश वर्मा साहब, दो तरफा हमले आज हुए हैं आपके ऊपर। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब से थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि जो विकास में पिछड़ गए वो अब कैराना को हथियार बनाना चाहते हैं। वहीं आज मायावती जी जो बीएसपी के अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों पर हमला बोला। अभी भी भदौरिया साहब डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग कैराना में कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं। क्या खोज हो रही है सर? देखिए, अगर हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हाईलाइट किया है, चाहे वो मथुरा की बात हो, चाहे वो कैराना की बात हो, तो लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का रवैया पूरे उत्तर प्रदेश में अपनाया है, जमीन कब्जाने का, इनके गुंडे जो हैं जो पूरे हर जगह जमीन कब्जा कर रहे हैं। आप लखनऊ में जाके पूछिए, घरों पर कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन पूरा साथ दे रही है, पूरा जम के गुंडाई हो रही है। बहुजन समाज पार्टी कहाँ चली गई थी? जब हमने मुद्दा उठाया तो अच्छा है, चलिए किसी बहाने कम से कम खुल के आए तो सही। ये बहुत जरूरी है कि इसको हाईलाइट किया जाए। और अगर एक समुदाय के लोगों का पलायन हो रहा है, इसके पीछे कारण खोजने की जरूरत है। कारण खोजने की जरूरत है। उसी कारण को खोजने के लिए हमारा एक पैनल बीजेपी का कल कैराना जा रहा है, वहाँ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, ये हमारा एक हमारे जो राजनीतिक पार्टी है, हम लोग जाते हैं और सच का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि सच की हकीकत क्या है। लेकिन प्रशासन सीधे से खारिज कर देना, ये किस रणनीति को बताता है? आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और आज फिर हमारे एमपी ने बताया कि उसके बगल के एरिया में भी वैसा ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? अगर सिर्फ पलायन हो रहा है कि नौकरी के कारण, तो नौकरी के कारण तो सबको छोड़ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो नौकरी ही नहीं है। नहीं सुदेश वर्मा साहब, दो इंडस्ट्री में ठप बैठा दो सवाल और उठे, गुंडागर्दी चल रहा है। सर 2 सवाल और उठे। एक सवाल तो ये आज उठा कि हुकुम सिंह जी जो आपके सांसद हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने आज यू टर्न लिया। कल तक वो इसे सांप्रदायिक मामला बता रहे थे, आज वो इसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, खस्ता हालत बताने लगे। एक और दूसरा ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि 2 साल से ये चीजें उनकी जानकारी में क्यों नहीं थी? ये जो टाइमिंग है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि हुकुम सिंह जी को कैराना की चीज आज बड़ी क्यों दिखाई दे रही है, कल तक वो छोटी थी।
देखिए कल भी ये बड़ी थी और आज भी बड़ी है। आप एक बात बताइए कि अगर कुछ गुंडे किसी समुदाय के हैं, पूरे समुदाय को आप ब्लेम नहीं कर सकते। अगर गुंडे हैं तो गुंडे हैं। गुंडागर्दी के कारण अगर लोग छोड़ रहे हैं, भय के वातावरण में छोड़ रहे हैं, तो एक कम्युनिटी का अगर छोड़ रहा है तो प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ये, इस पर सरकार नहीं बोल सकती, अपने आप को नहीं खींच सकती कि नहीं ये गए थे और 15 साल पहले गए थे, 10 साल पहले गए थे। ये सब बोलने से नहीं होगा। हकीकत है कि 350 परिवार जो हैं वहां छोड़े हैं, उनके ताला बंद है। कोई भी अपने घर को यूं ही नहीं छोड़ता है, अपने जमीन को कोई यूं ही नहीं छोड़ता। अगर कोई नौकरी के लिए जाता है तो नौकरी एक व्यक्ति करने जाता है, बाकी परिवार रहते हैं वहां पर। गांव में ऐसे ही चलता है। क्या कारण है कि इस तरह का बात हो गया? इस पर तो बताना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को तो संरचना मालूम है समाज की। समाजवादी पार्टी से हम जवाब लेंगे आपकी बात का, लेकिन सुदीन भदौरिया जी कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, उनकी बात सुन लें, फिर जरा श्रीवास्तव जी के पास जाएंगे। सुदीन भदौरिया साहब क्या कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये देखिए, अभी कह रहे थे कि बीएसपी कहाँ थी जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। उसके दूसरे दिन ही बहन मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कुछ ही दिन बीतेंगे कि लोग याद करेंगे बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और इस गुंडा राज को जो अब उत्तर प्रदेश में आ गया है। और आपने ये भी देखा इस गुंडा राज को फलते फूलते हुए मोदी जी ने कितना इसको दूध पिलाया। पार्लियामेंट में तारीफ कर रहे हैं मोदी जी मुलायम सिंह की, बनारस में तारीफ कर रहे हैं मोदी जी अखिलेश यादव की, सहारनपुर में जाके देवबंद के बगल में तारीफ कर रहे हैं मुलायम सिंह जी की। और मुलायम सिंह जी ने बिहार में उसको पूरा निभाने की कोशिश की। उस मोर्चे से अलग हुए एक दिन और कहा कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये लोग विपक्ष के लोग हारें। जो कहते थे वहां पर कि हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को के खिलाफ एकजुट होंगे, उन्होंने वहीं पर जाके उनको बांटने की कोशिश की और मुलायम सिंह जी की तारीफ में पुलिंदे बांधे और उनको जिताने की भी कोशिश की। तो सब लोग जानते हैं इन दोनों के मैच को, और इसीलिए एक दूसरे को ये सराहते भी रहते हैं और नाटक भी करते हैं लड़ाई का, जैसा कि आज ये कर रहे हैं। और गुंडा राज कोई नई चीज है। जिस दिन उनकी सरकार बनी थी मुलायम सिंह जी की, उसी दिन से शुरू हो गया था गुंडा राज। और मैं आपको बता दूं, मथुरा परिवार एक चरम सीमा है और ये चरम सीमा में ये जो लोग हैं ये खुद वो कह रहे हैं भूले नहीं है। मोदी जी ने वहां पर तो उत्तरांचल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, क्यों नहीं लगाया दिल्ली उत्तर प्रदेश के अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन बोलने का कोई लोकल स्टैंड नहीं है। आपने कोई बहुत अच्छे शासन नहीं दिए थे। आपके समय में गुंडागर्दी होती थी, आपके समय भी करप्शन होता था। संवैधानिक मशीनरी टूट चुकी है। ठीक है, हम जरा एक बार सुबोध श्रीवास्तव जी के पास चले जाएं। सुबोध श्रीवास्तव जी, जो पूरी नूरा कुश्ती है जो गर्मा रही है धीरे धीरे चुनाव के करीब आते आते, कांग्रेस इस पूरे मामले में खुद को कहां खड़ा हुआ पाती है? कैसे देखती है इसे? देखिए, सवाल कांग्रेस के खड़े होने का नहीं है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया क्या है। और भारतीय जनता पार्टी का रवैया हमेशा से सांप्रदायिक रहा है और आगे भी रहेगा। ये इसी तरह के प्रयोग करते रहते हैं। बिहार जो गुजरात में हुआ था, गुजरात दंगों के बाद मोदी जी 15 साल तक शासन कर रहे हैं। सोचते हैं यूपी में हम दंगे करा देंगे तो उसके बाद हम यहाँ सत्ता में आ जाएंगे। तो ये सारा काम इनका एक हिडन एजेंडा हमेशा से रहा है और वो आज भी कायम है। हमारा सवाल सिर्फ इतना ही है कि ये जो कैराना के मामले पे ये जो सूची आई थी, ये 7 या 8 जून को आ गई थी। अगर ये 7 और 8 जून को आई थी तो अखिलेश यादव जी को आज उस पर रिएक्ट करने का टाइम मिला है। अरे ये चीजें तुरंत इस पे एक्शन लीजिए, डीएम से रिपोर्ट मांगिए और तुरंत उसको खत्म करवाइए। ये 6 दिन तक ये जो मामले को कश्मीर और पता नहीं क्या क्या बनाने की कोशिश हुई, उसमें अखिलेश यादव जी ने क्यों इतना डिले किया? और सवाल सिर्फ अभी कैराना का ही नहीं है। अभी जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो सब जानते हैं कि वो सारी की सारी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत थी। कोई उसमें कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि जिस तरह से वहां पर एक्शन नहीं हुआ, जिस तरह से चीजों को हैंडल किया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो कम्युनल एजेंडा था उसको पूरी तरह से लागू करवाने में अखिलेश यादव सरकार का पूरा हाथ था। और जैसा कि हमारे अभी भदौरिया सुदेश जी जवाब लेंगे, एक बार में जरा शंभू जी को शामिल कर दीजिए, आधे घंटे से ऊपर हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ। नहीं, मेरी बात एक सेकंड सुन लीजिए। जी, जो मुलायम सिंह जी ने कहा था बिहार के चुनाव के समय में, वो साफ ये दर्शाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहते हैं। तो वही दोनों मिली भगत एक पूरा कुश्ती एक चल रही है। ठीक है,
ठीक है, अब जरा का तो वजूद ही नहीं है। ठीक है, हम एक कमेंट सुन लें, सारे पैनलिस्ट सुन लें। हम एक कमेंट जरा शंभू जी से ले लें। सर सुदेश जी आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। सुबोध जी फैमिली का प्लान होता है। सुबोध जी, सुदेश जी अब आ रहे हैं, आ रहे बोलना चाह रहे हैं आप जी। शंभू जी कैसे देखें सर, सब राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे को कैराना के बहाने आगे बढ़ा रहे हैं। सुन लीजिए सुबोध जी, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, अभी मौका मिलेगा जवाब देने का। और हमारा एजेंडा आप बताएंगे क्या है? ठीक है शंभू जी। देखिए, पलायन, अपराध और हिंदू मुस्लिम समस्या तीनों अलग अलग हैं। राजनीतिक दल इसमें तीनों को घालमेल करने में लगे हुए हैं। पलायन की वजह कई कुछ और होती हैं, अपराध की वजह कुछ और होती है, और हिंदू मुस्लिम समस्या एकदम अलग है। तीनों को कम से कम एक साथ मिलाने का मतलब है कि सारे राजनीतिक दल इसको चुनाव को फायदा उठाना चाहते हैं। पलायन कई जगह से होता है, उसके पीछे कई तर्क होते हैं। असुरक्षा की भावना भी हो सकती है और बेहतर भविष्य की भावना भी हो सकती है। लोग व्यापार के लिए भी जाते हैं, लोगों को लगता है कि यहाँ उनका कैरियर नहीं बन रहा है, इसलिए जगह छोड़ देते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, यहाँ लोग पलायन किया ही करते हैं। अपने एक गांव छोड़ के शहर में जाते हैं, शहर छोड़ के बड़े शहर में जाते हैं। मैं कई ऐसे लोग जानता हूँ जो कई जीवन में जाने कितनी बार पलायन कर चुके हैं। लेकिन इसे पलायन कहना, इसे अपराध कहना, ये सब ठीक नहीं है। अपराध ये कि अगर ये अपराध कई साल पहले घटा था तो अब तक क्या करते रहे? हुकुम सिंह जी खुद भी कैराना के सांसद हैं जी, जाहिर है उनके वोटर दोनों समुदाय में से होंगे, गुर्जर जात के हैं। पिछली बार अगर 2 साल पहले हम जाएं, चुनाव जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके पहले जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी जी, उसमें जाट जात के नेता आगे बढ़ के आए थे, है ना, वो काफी। इस बार स्थिति थोड़ी अलग है, उसमें गुर्जर समाज एक तरह से तटस्थ रहा था। इस बार हुकुम सिंह खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने पहले जो मुद्दा उठाया उसमें कहीं ना कहीं इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी। जब अखबारों ने बताया, लिखा, लोगों ने बातचीत में कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई ऐसी कोई तनाव ही नहीं है, बल्कि कैराना दिल्ली के बहुत करीब है, अगर कुछ भी होता तो लोग पहुंच सकते थे। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये सांप्रदायिक मामला नहीं है, हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है, सिर्फ विशुद्ध अपराध का मामला है। अब अपराध का मामला है तो वो जो सिंगल परिवार है, वो कब उनके परिवार के लोग छोड़ के गए, कितना पुराना मामला है, ये भी आना चाहिए। क्यों आए, अभी ये भी पता चल रहा है कि शायद उनके यहाँ जो मर्डर हुए वो उन्हीं के जात के लोगों ने किए, यानी हिंदुओं ने ही किए। तो इसलिए एक अपराध के मामले को अचानक ये कहना कि कैराना चूंकि मुस्लिम बहुल है, ऐसा है नहीं है। कैराना में ये जरूर कि मुसलमान काफी हैं, और पिछले जो सांप्रदायिक हिंसा शामली में हुई थी उस दौरान काफी लोग जाके वहां बसे भी हैं, लेकिन वो भी खुद भी बहुत विपन्न स्थिति में है। वो सांप्रदायिक हिंसा करेंगे या लोगों को डराएंगे, ऐसा कुछ अभी लग नहीं रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि इसे अचानक से चुनाव के पूर्व एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, ये बहुत ही गलत है। और मुख्यमंत्री ने आज जो बयान दिया वो अपने हद तक ठीक है कि इसे सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। अब वो 7-8 दिन, जैसा सुधीन जी कह रहे थे कि 7-8 दिन क्या करते रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन आज जो उनका बयान है वो अपनी जगह सही है कि भाई इसे सांप्रदायिक न बताया जाए, और इसे कुछ लोग अपने हित के लिए उसे सांप्रदायिक हिंसा बनाने की, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश न करें। नहीं सर, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश न करें, बात ठीक समझ में आती है, लेकिन कानून व्यवस्था का भी अगर मसला है और हम उन्हीं की नजर से मान, अगर कानून व्यवस्था अपराध का मामला तो सर उस पर कौन लगाम लगाएगा? अब तक तो वो खुद अपने आप को घेरे में ला रहे हैं। ये चूंकि हुकुम सिंह जी वहीं के सांसद हैं, तो इनको मामला पहले भी उठाना था, और ये मामला पुराना है, तो अब तक क्यों नहीं उठाया? दूसरे, अगर बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रही तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का क्या मतलब है? क्या आपने पहले आरोप लगाया फिर स्वयं ही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे? मतलब आरोप में भी यू टर्न और उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, ये आप कह रहे हैं? जवाब देना चाहूंगा। हाँ सुदेश जी जवाब दीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिए सर। देखिए शंभुनाथ जी बड़े आसानी से सब चीज को बोल के सारे हमारी तरफ उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, अगर 350 फैमिली का पलायन होता है, आप पलायन के कुछ भी कारण दे दीजिए, तो कैसे पता लगेगा पलायन क्यों हुआ जब तक आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के तहत नहीं जाएंगे? अगर आप बीजेपी को जानते हैं, बीजेपी की फंक्शनिंग को, तो आपको ये जानना चाहिए कि बीजेपी ऐसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हर समय बनाती है जब भी ऐसे एलिगेशंस आते हैं, और हमारे लोग जाके तथ्यों की जानकारी लेते हैं। आएंगे सुधीन जी आएंगे, उसके बाद हम अपना स्टैंड लेते हैं। इस चीज को तो पता होना चाहिए, इस पर कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं हो सकती। और जहां तक कॉम्युनलाइजेशन की बात है, तो क्या हम मुद्दों को नहीं उठाएं? शंभुनाथ जी, क्या इस चीज से आप इनकार कर सकते हैं कि कैराना में पिछले 4 साल में 2011 से 2015 में हिंदुओं की जनसंख्या 30% से घटकर 8% जी, मुसलमानों की जनसंख्या। सुधीन जी आएंगे, लेकिन सर शंभू जी का सवाल ये भी है कि ये चीज 2 साल में क्यों दिख रही है और अब क्यों दिख रही है? लेकिन मामला
चूंकि बीजेपी के सांसद ने उठाया है तो क्या पहले बीजेपी के जानना चाहेंगे। सुदेश जी, मैं वही आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि मामला हुकुम सिंह जी ने उठाया है, जो कैराना से ही बीजेपी के सांसद हैं, क्या उन्होंने उसकी पहले पड़ताल नहीं की थी? अखबारों में चूंकि बयान दे दिया गया था तो जाहिर है हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी के सांसद ने पूरी तरह से सारे तथ्यों की पड़ताल करने के बाद ही ये कहा होगा कि वहां से 350 परिवार या हिंदू परिवार पलायन कर गए हैं। और अगर पड़ताल की थी तो फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का क्या मतलब है? अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या मतलब है? सुदेश जी नहीं, उनके पास जो भी तथ्य आए थे उन्होंने उस तथ्य को रखा और मीडिया में रखते रहे, लेकिन मीडिया ने अपने स्ट्रेटेजिक कारणों से मीडिया ने अभी तूल दिया। सुदेश जी रहे इस इशू को, अगर वो पड़ताल पहले कर लेते हैं, मीडिया ने उतना ध्यान नहीं दिया। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो यही कहेगी कि साहब मुसलमानों ने डरा के भगा दिया उनको। ठीक है, सुबोध जी आएंगे, भदौरिया साहब को एक टिप्पणी करने दीजिए। आपको ऐसा क्यों लगता है? भदौरिया साहब को एक टिप्पणी करने दीजिए, आएंगे। सुबोध श्रीवास्तव जी आएंगे, भदौरिया साहब को कुछ कहने दीजिए, क्योंकि यही उनका एजेंडा है। इनका एजेंडा ही वही है। मैं चाहता हूं कि बीजेपी के जो हमारा एजेंडा भी आप डिसाइड करिए और देश का एजेंडा भी डिसाइड कर लीजिए। समाज शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। केरला से लोग गल्फ कंट्रीज जा रहे हैं, उत्तर भारत से लोग बंबई और दिल्ली आ रहे हैं। वो किस लिए जाते हैं? लोग रोजगार की तलाश में, जो वैसे वर्ग हैं जो अवसर की तलाश कर रहे हैं, बेहतर जीवन की तलाश कर रहे हैं, वो विकसित इलाकों में जाया करते हैं। और मैं अपने गांव से स्वयं बता दूं, सैकड़ों लोग आए हैं, तो क्या वो वहां पर कोई सांप्रदायिक तनाव और अन्य कारणों से ही केवल चले आए? वहां पे सामाजिक आर्थिक कारण होते हैं जो भदौरिया जी हम गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। सिर्फ 350 परिवार अगर पलायन करता है, बाकी लोग नहीं करते, कोई नई चीज नहीं है। गुंडा राज रोजगार सिर्फ 350 लोगों को चाहिए क्या? देखिए, गुंडा राज उत्तर प्रदेश का सब लोग जानते हैं। और वो पुराने समय से जब भी मुलायम सिंह जी की सरकार हो, उनकी पार्टी की सरकार हो, हमेशा हुआ करता है। और इस बार पूरे यौवन पर है, इस बार पूरे चरम पर है, जैसा बहन मायावती जी ने कहा है। ठीक है, हम जरा एक सवाल अब लेना चाहते हैं प्रदीप सिंह बब्बू जी से कि साहब, जब बात लॉ एंड ऑर्डर की है, पूरा पैनल इस बात से सहमत है कि अगर ये कानून व्यवस्था का मसला है तो फिर सरकार निपट कैसे रही है? क्या उसकी शिथिलता कहीं इन सारी चीजों को मौका नहीं देती? हालांकि ढाक के 3 पाती होंगे, वही सारे बयान दोहराए जाएंगे, फिर भी हम जरा बब्बू जी से जानना चाहते हैं, बब्बू जी ये कब स्वीकार करेंगे आप कि साहब कानून व्यवस्था हमसे उत्तर प्रदेश में संभल नहीं रही? नहीं, कानून व्यवस्था पे हम पूरा लगाम लगाए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आप उनकी तरफ भी देखिए कि जब बसपा की सरकार थी तो लगातार 3 सीएमओ की हत्या हुई। क्या गुंडा राज नहीं था? उसकी तरफ नहीं देखेंगे। राजनीति के सामान्य शिष्टाचार को भदौरिया जी कह रहे हैं कि सपा और भाजपा का तालमेल है, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर देश के संत जो है मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगते हैं, बात मेरी सुन लीजिए, अगर देश के संत मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगते हैं और मुख्यमंत्री उनसे मिलने का समय देते हैं, तो ये बता रहे हैं तालमेल है दोनों लोगों में। तालमेल तो आपका था, आप राखी बांधे जाके, बहन जी ने राखी बांधा जाके भाजपाइयों को, तालमेल आपका था। आपने सरकार बनाई, तालमेल आपका था। आपने जाके गुजरात में भाजपा का प्रचार किया, तालमेल आपका था। और आप आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि हमारा तालमेल है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कभी तालमेल न था, नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी ने सिंह की और गवर्नर की मदद से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री में वो किसकी मदद से बने थे? अच्छा ये बताइए बब्बू जी कि आज मुख्यमंत्री ये भी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आपने मिलकर सरकार बनाई है। नहीं बब्बू जी सवाल लीजिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बचिए थोड़ा सर। अभी मुख्यमंत्री ये भी कह रहे थे कि जो लोग विकास नहीं कर पाए, के लिए कमेटी भेज रहे हैं वहां पे। सर जो लोग विकास नहीं कर पाए प्रदीप जी, मुख्यमंत्री कह रहे थे वो उत्तर प्रदेश आके देख लें, उत्तर प्रदेश के विकास से मुकाबला कर लें। क्या वाकई ये स्थिति है? बिल्कुल उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। अगर विकास की बात कीजिए, हुआ करता तो फिर लोगों का पलायन क्यों होता? अगर भदौरिया जी बोल रहे हैं कि लोग नौकरी के लिए बाहर गए, अगर विकास हुआ करता तो इंडस्ट्री बैठती, लोगों को नौकरी मिलता। ये तो अपने आप में बताता है कि विकास नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? जांच हो रही है। मैं बता रहा हूं, उसकी जांच हो रही है और जांच में पाया गया है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने रोजगार के लिए। अब ये सुदेश जी की बात का जवाब दे दीजिए, अगर कोई कि अगर इतना बड़ा विकास आपने कर दिया तो फिर इस पलायन की स्थिति क्यों बनी? तो पलायन हो गया हो। इनकी लिस्ट में नंबर 1 सुनिए, हमारे पास जो लिस्ट है, इनकी लिस्ट में
नंबर 1 बिल्लू का नाम है, जो आदमी पानीपत में जाके अपना बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे उसका अपना मकान है, उसने पलायन नहीं किया है। इनकी लिस्ट में 195 नंबर पे मुरारी लाल का नाम है, जो आदमी आज भी अपने घर पर है। इनकी लिस्ट में 190 नंबर पर विनोद जाटव का नाम है, जो आज भी अपने घर पर है। इनकी लिस्ट में 224 नंबर पर किरण पाल का नाम है, जो आज भी गाजियाबाद में नौकरी कर रहा है। ये कौन से पलायन की बात कर रहे हैं? ये किस तरह की सूची जारी कर रहे हैं? मतलब इनकी सूची गलत है, काम कर रहे हैं। देश के सांप्रदायिक सौहार्द, प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द उसको बाहर नौकरी का अधिकार नहीं है। नहीं सुदेशी, तब तो फिर वही बात सही हो गई कि वो पलायन कर रहा है और रीजन आप ढूंढ रहे हैं। वो पलायन किसी भी रीजन से कर रहा है और एक स्पेसिफिक रीजन आप ढूंढ रहे हैं। सांसद से पूछना चाहिए कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना लिस्ट उन्होंने कैसे जारी की। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि कैराना को कश्मीर नहीं बनने देंगे। सुदेशी जवाब दीजिए, वो आपकी लिस्ट पढ़कर सवाल कर रहे हैं। अरे राजीव जी, 1-2 लोगों का नाम लेके आप पूरे लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। आप पहले इसका इंक्वायरी करवाइए, देखिए फैक्ट्स क्या है। इतने हल्के में चीजों को मत लीजिए। सरकार के पूरे क्लेम को ये धराशायी करता है कि आपने डेवलपमेंट किया है। एक तरफ तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और दूसरे तरफ पलायन को जस्टिफाई करते हैं। ये कैसे दोहरी आप बात कर रहे हैं एक ही जगह पर? सुबोध श्रीवास्तव साहब, ये चुनाव तक सब चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही तो था। ठीक है, जमीन के कब्जा करने में आपने पूरा मदद किया था लोगों को। ठीक है, सुदेश जी, ठीक है, वहाँ जमा करवाए थे आपने। सुबोध श्रीवास्तव जी, जो मसला है, हाँ, वो पूरे उस पलायन का जो मामला है उसके बिल्कुल उसके गहराई में जाकर देखना चाहिए कि आखिर पलायन हो क्यों रहा है। और पलायन का जो मुख्य कारण मुझे नजर आता है वो सिर्फ और रोटी और रोजगार है। और पिछले 27 सालों में, जब से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, 27 सालों में ये स्थितियां पैदा हुई हैं कि ज्यादातर लोग जो अपने गांव से, घरों से निकल रहे हैं, वो रोजी और रोजगार के चक्कर में निकल रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम उत्तर प्रदेश में ये सारी सरकारें, चाहे वो भाजपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे सपा की हो, ये स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार पैदा करने में अक्षम साबित हुई हैं। और लगातार बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। अभी जो पिछले दिनों में फिगर देख रहा था, लगभग 2 करोड़ युवा जो है वो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। तो आखिर आदमी जाएगा अपना घर छोड़ के कहीं ना कहीं, रोजगार बाकी लोगों को नहीं चाहिए। अच्छा सुदेश जी, आज बहन जी ने एक सीधा आरोप आप लोगों पर लगाया कि बीजेपी दंगे करवाना चाहती है। लोग पूरे प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो सब जगह से पलायन हो रहा है। बीजेपी लोग गांव से छोड़ के शहरों में आ रहे हैं, वो भी पलायन है। बात करते हैं पलायन किए हुए लोगों की, अगर हम मथुरा में बताते हैं आप जमीन कब्जिया रहे थे, हम अगर उसका अपोज करते हैं, बीएसपी वहां कहां थी? दंगे वो कराते हैं जिनका कॉम्युनल एजेंडा होता है। हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हमने एक बार भी नहीं बात किया कॉम्युनल एजेंडा की। अरे ये भी आया है सामने के रामवृक्ष यादव आरएसएस का मेंबर था पहले, ये भी समझ में आया था, ये भी अखबारों में आया है। सुबोध श्रीवास्तव जी, ठीक, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप जो उसकी बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। आपने पूरी सरपरस्ती दे रखी थी, असला बारूद वहां थे, वहाँ के डीआईजी ने बोला कि हमें पता था क्या है, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो अटैक करेंगे। अभी देखिए, इस तरह की बात आपकी सरकार आती है, स्वामी ऋतंबरा को करोड़ों सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी जाती है। भदौरिया साहब, आज बहन जी ने कहा कि बीजेपी दंगे करवाना चाहती थी, मीडिया के सूझबूझ से रुक गए। क्या चीज शुरू कर दी आपने? ये नई बातें आपने शुरू कर दी। सुदेश जी, आप सुन लीजिए। बिल्कुल, मैं कह दूं, इस पर तो दंगे कराने का मथुरा के सुबोध श्रीवास्तव जी हो गया के अंदर देखिए वहां पर बाबू जी एक एक करके सर भदौरिया साहब की बात सुन लीजिए। आज की डिबेट तो फिर इसी में चली गई। और हरियाणा की सरकार उसको निकाल नहीं पाई। और ये अगर हमारी सरकार, बाबू साहब सुन लीजिए, भदौरिया साहब को सुन लीजिए। इतने बड़े पैमाने पर जखीरा इकट्ठा किया जा रहा था हथियारों का, जैसे कारगिल का युद्ध हो रहा हो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, इनको कुछ पता ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ये सब जानते हुए, समझते हुए, क्योंकि इन लोगों का, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि फिक्स मैच है। आप उत्तरांचल में तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, पर उत्तर प्रदेश के अंदर जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जहां संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से चरमरा गई है, वहां पर उनको प्रोटेक्शन देंगे, वहां पर प्रधानमंत्री मौन भी रहेंगे। तो इससे पता चल जाता है फिक्स्ड मैच किसका है और कौन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से भी लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ रहा है। ठीक है,
शंभूराज शुक्ला जी, डिबेट की स्थिति तो हम देख रहे हैं सर, लेकिन अगर हम मौजूदा परिप्रेक्ष्य को देखें तो क्या हम ये माने कि ये जो सियासत है ये सबको सूट कर रही है और ये चुनावों तक कम से कम चलती रहेगी? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि जो भी इस समय कैराना को लेके मामला उछला गया है वो सभी दलों को सूट कर रहा है। उत्तर प्रदेश में चारों प्रमुख दल उसमें उनके लिए फ़ायदा ही पहुंचा रहे हैं। अब अगर वाकई उसकी जांच करानी है तो एक तरीका ये है कि एक सर्वदलीय कमेटी बनाई जाए जो उसकी जांच करे, प्रशासनिक स्तर पर उसकी जांच हो, न्यायिक स्तर पर उसकी जांच हो, लेकिन अलग अलग फैक्ट फाइंडिंग से कुछ नहीं आएगा। वो वही होगा, कमेटी अगर बनाएगी, अलग अलग राजनीतिक दल अपनी जांच करेंगे तो लगभग वही होगा जो अभी तक होता आ रहा है। सत्य ये है कि पलायन हो सकता है हुआ हो तो उसकी वजह पता किया जाए। उसकी वजह अगर नौकरी करना, व्यापार करना और अपनी तरक्की के लिए बाहर जाना है तो कुछ गलत नहीं है। अगर धमकाया गया हो, किसी ने उनको वहां से भगा दिया हो, हड़काया हो, मारपीट करी हो, एक अलग बात है, उसकी अलग से जांच कराई जाए। लेकिन बिना जांच के आरोप लगा देना, उसके बाद फिर यू टर्न लेना, उसमें कोई भी राजनीतिक दल हो उसकी कम से कम साख पे बट्टा लगता है। ये ठीक नहीं है कि आपने पहले एक आरोप लगाया, उसके बाद आप कहें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे, फिर कहेंगे नहीं ये हिंदू मुस्लिम समस्या नहीं, अपराध की समस्या है। ये आपको पहले तय कर लेना चाहिए कि जो 350 परिवार, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ से चले गए, वहाँ से भगा दिए गए, तो कौन परिवार थे, वो कहाँ गए, अब क्या कर रहे हैं, किस लिए, किस उसके पीछे की वजहें क्या थी। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं लगता कि कोई सांप्रदायिक हिंसा के कारण कोई अपना गांव छोड़ के भाग जाएगा। उसकी और वजहें हो सकती हैं। ये आमतौर पे अफवाहें फैलाने के लिए ऐसा किया था कि लोग भाग गए। फिर अगर ऐसा ही है तो चूंकि कैराना से खुद हुकुम सिंह जी सांसद हैं वहाँ, तो फिर उनको अपने स्तर पर जांच करानी थी। वो सक्षम है, सब हर तरह से करा सकते थे। तो फिर एक अपने ही इलाके में आके कह देना कि सांप्रदायिक तनाव वहाँ फैल रहा है, ये तो बड़ी अजीब स्थिति है कि ऐसा कैसे हुआ। इसको एक मिल बैठकर प्रशासनिक स्तर पर, न्यायिक स्तर पर और सर्वदलीय कमेटी बना के जांच करानी जानी चाहिए। क्योंकि जो अखबार वहाँ पे गए, जिन लोगों ने वहाँ के किस्से लिखे हैं, उसमें किसी से ये नहीं लगता कि वाकई ये हिंदू मुस्लिम समस्या हो या डरा कर किसी को भगाया गया हो। जी सुदेश वर्मा जी, छोटी सी टिप्पणी सर, क्या कोई इस तरह की स्थिति बनेगी सेंटर के लेवल पर? हमने देखिए बिल्कुल, देखिए जो फैक्ट फाइंडिंग बननी है, जिस भी लेवल पे बनना है, और पार्टी बात कर रहे हैं वो बनना दूसरी बात है। पार्टी ने अपने स्तर पर, क्योंकि हम आश्वस्त होना चाहते हैं और हम लोगों में कॉन्फिडेंस भी जनरेट करना चाहते हैं। बीजेपी के फंक्शनिंग का अपना तरीका है। ये पहली बार नहीं होगा कि हम जाएंगे, हम जाके वहां पूरा इंक्वायरी करके पता लगाना चाहते हैं कि सिचुएशन क्या है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार इससे बच नहीं सकती। इतना खराब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इतना गुंडागर्दी हर जगह, कैराना का मामला भी आया है, हर जगह आप जहां उलटिएगा वहीं देखिएगा, किसी का जमीन कब्जा कर लिया, किसी के मकान को कब्जा कर लिया, और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। गुंडागर्दी एकदम चरम सीमा पर है। तो इसका समाजवादी पार्टी को कुछ करना होगा, नहीं तो लोग जो हैं, जब चुनाव आएगा तो लोग इसका जवाब देंगे। अच्छा, प्रदीप सिंह बब्बू साहब, आप जांच को लेकर गंभीर हैं, आप जांच करवा रहे हैं, हम ये माने कि आपकी जांच रिपोर्ट जल्दी आएगी, बहुत लटकेगी नहीं? और ये जो शंभू जी सर्वदलीय जांच कमेटी की बात कर रहे हैं, क्या इसका कोई इनिशिएटिव आप लेंगे? सरकार जांच करा रही है सर। नहीं, इनकी जांच कमेटी का कोई मतलब नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी जांच कराएगी इसका कोई मतलब नहीं। ये आरोप भी लगा रहे हैं और अपने आरोपों की जांच कमेटी। रही बात पार्टी की, सरकार की, सरकार जांच करा रही है। वहां हमारी पार्टी कैसे फंक्शन करे, ये तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि आप जांच करके उसकी रिपोर्ट हमको दीजिए। सुदीन भदौरिया साहब, हमें उसका वो नहीं है। क्या सर्वदलीय जांच कमेटी बने, इससे आप सहमत हैं? भदौरिया साहब, आपके फैक्ट में कितनी फाइंडिंग होगी ये आप जानते होंगे। जब आप जो सर्वदलीय जांच कमेटी की बात है सर, जारी की, जब वही सही तथ्यों से नहीं है तो बाकी नहीं, सरकार अपनी जांच करा रही है, लेकिन यहाँ जो सुझाव आया वो सर्वदलीय जांच कमेटी की बात है। कैसी रिपोर्ट लिस्ट जारी? भदौरिया साहब, बीएसपी क्या इसका स्वागत करेगी? देखिए, एक गुंडा राज की ताकत, एक गुंडा राज की ताकत और एक दंगा राज की ताकत। ये गुंडा राज और दंगा राज की पार्टियों के साथ कौन सी सर्वदलीय जांच कमेटी बनेगी? अगर जांच होनी है तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज के द्वारा, और वो गंभीरता से फिर मॉनिटर टाइम फ्रेम के अंदर होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये
कि ये सब नाटक बंद होना चाहिए। समाजवादी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का दोनों लोग बेनकाब हो चुके हैं। दोनों लोग एक अपना लहू बहा के रोटियां सेकना चाहते हैं। इसको उत्तर सुबोध प्रदेश श्रीवास्तव समझते जी, हैं। सर्वदलीय जांच कमेटी का स्वागत करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए मुझे नहीं लगता कि ये सर्वदलीय जांच कमेटी का कोई मुद्दा है। इस मुद्दे को जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। मैं ये चाहता हूं कि अगर अखिलेश यादव सरकार कोई जांच इसकी करा रही है और उसमें ये साबित हो जाए कि ये जो लिस्ट है इसमें ये गलत है और इस तरह का आरोप गलत हुकुम सिंह जी ने लगाया था, तो सांप्रदायिक दंगा और सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए इनके जो एमपी है उनको सीधे सीधे अखिलेश यादव अगर जेल में डालेंगे तब मैं मानूंगा कि हाँ ये वास्तव में गंभीर है। वरना इसका कोई माने नहीं है। ये जो आपस में मिली भगत है ये चलती रहेगी दोनों की। और चुनाव आते आते आप देखिएगा ये दोनों लोग मिलके ही अंदर खाने अंडरस्टैंडिंग करके चुनाव लड़ लेंगे। ये बात मैं आज कह रहा हूँ, ये आज से 8 महीने बाद आपके सामने आएगी। यानी बहुत अगर सारी अखिलेश यादव गंभीर है तो अगर ये लिस्ट गलत निकलती है तो हुकुम सिंह को इनको जेल भेजना चाहिए तुरंत। ठीक है, यानी चुनाव आते आते बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बदलेंगी। कैराना तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल असली निशाना जो है वो चुनावों पर ही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुदीन भदौरिया साहब, सुदेश वर्मा जी, सुबोध श्रीवास्तव जी और प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिबेट में शामिल होने के लिए। शंभू जी आप स्टूडियो आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम एजेंडा आज यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जा रही हैं।